हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पौधों में प्रजनन, जो कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 3 है। तो दोस्तों, इसको समझेंगे। इससे पहले आपका जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने अब इसी चैनल पर जो है अपलोड कर दिया है दोस्तों। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान नाम करके उसकी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आप जाके सभी चैप्टरों को देख सकते हैं। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 पौधों में प्रजनन। और दोस्तों, यह जो है चैप्टर बहुत अधिक बड़ा है, तो इसको हम जो है पार्टों में डिवाइड करके आपको हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो आप जाके देख सकेंगे। और इसके साथ दोस्तों, आपकी सभी सब्जेक्ट जैसे कि बाल विकास, शिक्षण अधिगम, हिंदी और संस्कृत और कंप्यूटर जैसे सभी सब्जेक्टों को हमने अपने चैनल पर अपलोड करके और समझ के उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो दोस्तों, उसको आप जाके देख सकेंगे। सभी सब्जेक्ट एक एक क्रमबद्ध रूप में हमने जो है अध्ययन किया है। देखिए, तो चलिए हम समझते हैं पौधों में प्रजनन और उसकी क्रिया। मनुष्य की भांति पौधों में भी प्रजनन होता है, जिसे हम दोस्तों अगर प्रजनन से अगर बात करें तो दोस्तों पैदा करना यानी कि प्रजनन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाना। देखिए, मनुष्यों की भांति पौधों में भी प्रजनन होता है, जिसे हम अनेक प्रकार अर्थात आवृत बीजी पौधे एवं अनावृत बीजी पौधे द्वारा समझ सकते हैं। आवृत बीजी पौधे यानी कि वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। देखिए, आवृत बीजी वे पौधे होते हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं। ये बीज एक प्रकार के आवरण से ढका रहता है, जिसे बीज चोल यानी सीड कॉड कहते हैं। ये बीज पौधों के फल में सुरक्षित रहते हैं। पौधों की एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री होते हैं, जिनमें बीजों की संख्या उसके नामानुसार होती है। बीज एक अत्यंत जटिल संरचना है, जिसका विकास परागण, देखिए पॉलिनेशन तथा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। एक निषेचन अंडे से भ्रूण का विकास होता है। देखिए, एक निषेचन अंडे से किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। बीजांड से बीज तथा अंडाशय से में फल का निर्माण होता है। अगर बीजांड से बात करें तो बीज का निर्माण होगा, और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यही भ्रूण विकास की अगली अवस्था में बीज के रूप में प्ररूपित किए जाने पर अंकुरण द्वारा, देखिए, फिर यह भ्रूण विकास की अगली अवस्था में बीज के रूप में रूपित किए जाने पर अंकुरण द्वारा नवोद्भिद बनाता है, जो विकसित होकर पौधे द्वारा पौधा बनाता है। देखिए, पहले क्या होगा? आपका भ्रूण होगा, उस भ्रूण का विकास होगा, फिर बीज से रूप में रूपित अंकुरण होगा, यानी उसका अंकुरित होगा पौधा, फिर नवोद्भिद बनता है, जो विकसित रूप में पौधा बनाता है। इन सभी क्रियाओं को भलीभांति जानने के लिए सर्वप्रथम पुष्प की विस्तृत संरचना की जानकारी आवश्यक है। पुष्प के पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। देखिए, पुष्प पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? देखिए, जाइनोस्पर्मिक प्लांट्स वे पौधे होते हैं जिनमें बीज तो होते हैं, परंतु वे किसी खोल, भित्ति या फल में बंद नहीं होते, अपितु पौधे में नग्न रूप में लगे रहते हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। इसमें भी अंडाशय नहीं होता है, इसलिए इन्हें नग्न बीजी पौधे या देखिए नेक्ड सीड प्लांट्स या खुले बीज वाले पौधे कहते हैं, जिन्हें आवृत बीजी पौधे भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम समझेंगे पुष्प यानी फ्लावर। पुष्प के दो भाग होते हैं। देखिए, इस जो है पुष्प की संरचना दोस्तों, इसमें सभी पुष्प जिस प्रकार से इसकी संरचना की गई है और इसमें कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं, इन सबको हम समझेंगे। जैसे पुमंग है, जयांग है, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, सभी को हम समझने वाले हैं दोस्तों, नेसेसरी और एक्सेसरी। अब देखिए, पुष्प यानी फ्लावर। फ्लावर को दो भागों में बांटा गया है। आवश्यक अंग हैं इसके पुमंग और जयांग। फिर अतिरिक्त अंग हैं जैसे बाह्यदलपुंज और दलपुंज। अगर बात की जाए पुष्प के विभिन्न अंगों की, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बाह्यदलपुंज की, यानी कैलेक्सी। यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। देखिए, इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्यदल कहते हैं। क्या? इसकी प्रत्येक इकाई को क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। यह कली यानी बड में जननांगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है, इसे हम बाह्यदलपुंज कहते हैं। आप देख सकेंगे इसमें चित्र आपको हम इसका दिखा देते हैं। देखिए, बाह्यदलपुंज जो चित्र नंबर 3.1A
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इस चित्र को। तो जो दोस्तों जो है ये बाहरी जो आवरण होता है इसका, इसी को जो है दोस्तों बाह्य दलपुंज कहा जाता है। देखिए अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों दलपुंज की, यानी कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। यह बाह्य दलपुंज के भीतर की तरफ होता है। कहाँ पे होता है? भीतर की तरफ होता है। रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करता है। इसकी इकाई को दल या पेटल कहते हैं। अब देखिए चित्र नंबर बी, ए और बी को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों यह भीतर का जो पार्ट होता है यही जो है आपका दलपुंज कहलाता है। फिर देखिए हम बात करेंगे परिदलपुंज के बारे में। तो जिन पौधों में बाह्य दलपुंज या दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता है वह परिदलपुंज कहलाता है। इनकी इकाई का परिदल कहते हैं। परिदलपुंज रंगीन तथा दलाव अथवा रंगहीन पर सेपलोड अथवा बाह्य दलाल कहलाता है। पुष्पवृंत क्या कहलाता है? दोस्तों पुष्प से आपकी परीक्षा में हर एक बार प्रश्न बनते हैं। आप जाके प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। देखिए पुष्प जिस डंठल, तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। यानी पुष्प जिस डंठल या तने से, देखिए इसका मतलब है, देखिए इस डंठल से, तो दोस्तों इसी को जो है हम क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पासन क्या कहलाता है? देखिए तो पुष्पवृंत का अग्रस्थ भाग पुष्पासन कहलाता है। इसके ऊपर के अन्य भाग लगे होते हैं। पुष्पासन, दोस्तों पुष्पासन से जो ऊपर के भाग लगे होते हैं, देखिए हम आपके लिए कुछ उसकी संरचना दिखा देते हैं। जैसे अब यहाँ से देखिए इस प्रकार का आपका जो फूल लगा हुआ है दोस्तों, इस प्रकार से, तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहेंगे। जयांग क्या है दोस्तों? यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र होता है तथा सबसे सुरक्षित भीतर भाग है, जिसकी इकाई स्त्री केसर अथवा अंडप कहलाती है। यह पुष्प का मादा जननांग है। इसमें अंडप 3 भाग से मिलकर बनता है। इसके निचले भाग को अंडाशय और बीजांड होते हैं। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे हम वर्तिका कहते हैं। इसके अंत में वर्तिकाग्र स्थित होता है। देखिए अगर बात की जाए जयांग की, तो देखिए इनमें आप देख सकते हैं जयांग सबसे चौथा अंतिम चक्र होता है। इसके सबसे सुरक्षित भीतर का भाग होता है। देखिए यहाँ पे आपका जो है जयांग होगा जी सब। देखिए फिर देखिए दोस्तों, फिर आपका जो है पुमंग को हम समझने वाले हैं। पुकेसरों के समूह को पुमंग कहते हैं। पुकेसरों को, यानी पुकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। प्रत्येक पुकेसर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक लंबी पुतंतु, अग्रस्त और पराकोष तथा दोनों को जोड़ने वाली योजी। प्रत्येक पराकोष में 1 या 2 कोष्ठ और हर कोष्ठ में 2 परागधानियां होती हैं। इस प्रकार एक द्विकोष्ठी पराकोष में 4 परागधानियां मिलती हैं। वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना होता है। इन परागकणों में जो पराग नली निकलती है वर्तिकाग्र से होकर बीजांड तक पहुंचती है। अब देखिए फिर पुमंग में पाए जाने वाले पुकेसर चक्र को पुमंग कहते हैं। पुष्प में पाए जाने वाले जो पुकेसर चक्र होता है उसको हम पुमंग कहते हैं। एक पुमंग के पुकेसर के 3 भाग होते हैं जिसको हम पुतंतु, योजी और परागकोश। इसकी व्यवस्था पुष्प में अलग अलग तरह की होती है। जैसे देखिए संघी, जब पुकेसर के पुतंतु आपस में एक संगठित होकर एक समूह बनाते हैं तब इन्हें हम संघी कहते हैं। ये निम्न हो सकते हैं। एक संघी, जब सभी पुकेसर तंतु एक ही संघ में व्यवस्थित होते हैं। जैसे गुड़हल, तो गुड़हल जब सभी पुकेसर तंतु एक ही संघ में व्यवस्थित होते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, इसमें एक संघी पुकेसर पाए जाते हैं। द्विसंघी, इनमें पुकेसर 2 समूह में बटे होते हैं। जैसे मटर। बहुसंघी, जब सभी पुतंतु संयुक्त होकर कई समूह बनाते हैं। जैसे नींबू। द्विदीर्घी, इसके 4 पुकेसरों में से 2 के तंतु छोटे तथा 2 के लंबे होते हैं। चतुर्दीर्घी पृथक पुकेसर। और देखिए दललग्न, यानी पुतंतु के दल के साथ संगठित होते दललग्न कहलाते हैं। पुजयांगी, जब पुकेसर जयांग के साथ जुड़े हुए होते हैं।
संपुमंगी जब सारे पुकेसर परागकोश से लेकर पुतंतु तक पूरी तरह संगलित होकर एक संरचना बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संपुमंगी कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए युक्त कोशी है। इस प्रकार के पुंग में सभी पुकेसर के जो है पुतंतु अलग हो जाते हैं परंतु परागकोश संगलित हो जाते हैं, जैसे सूर्यमुखी का फूल। और पुवर्तिकाग्रच्छ पुमंगवर्तिकाग्र के साथ जुड़ जाता है, जैसे एस्क्लेपिडेसी कुल के सदस्य। और फिर आपका पुजायांग स्तंभ, यानी वह स्तंभ जिसमें संयुक्त जयांग एवं पुमंग पाए जाते हैं, जैसे आर्किड। देखिए फिर सामान्यतः पुकेसर की संख्या दल के बराबर होती है, परंतु कभी कभी ये संख्या में बहुत अधिक परंतु चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। चक्रों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। इस आधार पर पुकेसर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। एक दल यानी कि एकांतरिक और दल सम्मुख और दलाभिमुख। देखिए दोस्तों, एक कोष्ठीय और द्विकोष्ठीय, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इस प्रकार से आप इसमें समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए बीजांडासन, यानी इस बीजांड ओवल्यू से लगी हुई एक मसाल संरचना होती है। बीजांडन्यास की बात करें तो बीजांड का बीजांडसन तथा बीजांडसन का अंडाशय में हुआ अभिविन्यास बीजांडसन कहलाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए इसी में सीमांत आएगा। सीमांत में जायंग एक अंडापी अथवा बहुअंडपी मुक्त अंडप होता है तथा इसमें बीजांड कतार के किनारे से लगी हुई होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका जो है हम जो है एक इसका भाग बना देते हैं। दोस्तों वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर देता हूँ। दोस्तों बाकी की जो आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें।